कार्यक्रम प्रखर विचार खुला प्रहार में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम चीन सीमा विवाद पर प्रख्यात बुद्धिजीवी श्री सुधेंद्र कुलकर्णी के साथ अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, श्री सुधेंद्र कुलकर्णी ने हमसे पिछले एपिसोड में भारत चीन विवाद के अंदर अमेरिका की भूमिका पर चर्चा की थी और साथ ही हमने आपसे वादा किया था कि चीन भारत संबंधों के इतिहास पर बात आगे बढ़ाएंगे। आजकल हर कोई 1962 के युद्ध पर अपने अपने अंदाज में चर्चा कर रहा है। हम श्री सुधेंद्र कुलकर्णी से ये जानना चाहते हैं कि 1962 से 2020 के बीच में क्या हुआ, यानी भारत चीन के साथ 2020 में सन 1960 से भी ज्यादा अधिक गहरे संबंध कैसे स्थापित हो गए। श्री सुधेंद्र कुलकर्णी इस विषय पर उनका अध्ययन भी है और वो इसके साक्ष्य भी हैं। हाँ, तो कुलकर्णी जी ये बताइए कि ये चमत्कार कैसे हो गया, आपस की दुश्मनी दोस्ती में फिर से कैसे बदल गई। 1962 से 1979 यानी 17 साल तक भारत और चीन के बीच कोई भी डिप्लोमैटिक संबंध नहीं थे, सब टूट गए थे। 1979 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, मोरारजी देसाई के सरकार में, वे बीजिंग गए और बीजिंग में उस समय के चीन के सर्वे सर्वा यानी पैरामाउंट लीडर डेंग सियाओपिंग से उनकी बातचीत हुई। डेंग सियाओपिंग 1979 में भी 1960 का उनका जो फॉर्मूला था उसे दोहराया, चू एन लाई का, और कहा कि हम कितनी देर तक इस प्रकार से हम दूर रहेंगे और दुश्मनी के साथ रहेंगे, इस दुश्मनी को हम मिटा दें और आने वाला जो समय है भारत और चीन मिलकर दोनों देशों के तरक्की में हम पार्टनर बनेंगे और एक नई दुनिया बनाएंगे। हम जानते हैं कि 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार बहुत कमजोर सरकार थी, उसके अंदर बहुत झगड़े चल रहे थे और 2 साल के अंदर ही मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार गिर गई। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी वापस आई। तो 1982 में डेंग सियाओपिंग ने उस समय के हमारे एम्बेसडर जी पार्थसारथी उनके सामने यही प्रस्ताव रखा। 1983 में इसी प्रस्ताव को चीन ने फिर एक बार दोहराया और इतना ही नहीं, चीन ने कहा कि हम इंदिरा गांधी को हम चीन बुलाना चाहते हैं और इस बाउंड्री डिस्प्यूट को हल करने के लिए हम इस बेसिस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं जा पाई। उन्होंने कहा कि हम 1985 के चुनाव के बाद जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही उनकी हत्या हो गई। तो ये बात स्पष्ट है कि चीन की ओर से बाउंड्री डिस्प्यूट को हल करने के लिए कोशिशें हो रही है, लेकिन उनका प्रस्ताव हमने नहीं माना। हमें 1960 में वहां के विरोधी दल को लगता था कि हमें कुछ भी नहीं देना चाहिए, अक्साई चीन भी हमारा हो जाना चाहिए। वो तो हो नहीं सकता था। उस समय भी चीन की सेना ज्यादा ताकतवर थी और इसीलिए जो 1962 में जंग हुआ उसमें भारत का पराजय हुआ। तो इससे हमें क्या सबक सीखनी है? देखिए, राष्ट्रभक्ति आवश्यक है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, किसी एक समस्या को 70 साल तक आप अनिर्णित रखेंगे तो वो किसी न किसी रूप से वह ऊपर आता रहेगा, जो अभी गालवान वैली में हुआ है। जब किसी रोग, एक भयानक रोग है, तो उसको क्योर करना चाहिए या उसको मलम पट्टी से टेम्पररी कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए? आप जरूर इस बात को मानेंगे कि
कोई रोग है तो उसके जड़ पे जाकर उसे क्योर करना चाहिए। तो इसी प्रकार भारत और चीन के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट को हमेशा के लिए परमानेंटली सॉल्व करना चाहिए। अब अभी जो हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन ने घुसा है, LAC क्रॉस करके गलवान वैली में घुसकर अपना कब्जा जमाया है। चीन की गलती है, लेकिन इसकी भी एक बैकग्राउंड हमें समझना होगा कि पिछले साल अगस्त में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को रद्द किया, सडनली रद्द किया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में भाग कर दिया। एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जहां एक्साइज चिन्ह आता है। आप नक्शा देखेंगे तो उस समय भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें POK भी आता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी आता है, और अक्साई चिन्ह भी आता है, और दोनों भारत के हैं। POK भी भारत का है, अक्साई चिन्ह भी भारत का है, और उन दोनों को हम लेने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं। ये अमित शाह ने कहा तो तुरंत चाइना ने प्रोटेस्ट किया और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को बीजिंग बुलाया और प्रोटेस्ट दर्ज किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक स्टेटमेंट करके कह दिया कि आपने जो नक्शे पर लद्दाख का बाउंड्री दिखाया है ये हमें मान्य नहीं है, वी आर नॉट बाउंड बाय इट। तो उसके बाद ये सब घटनावली हुई है। अब आप इस पर गौर करिए कि क्या अमित शाह ने सही कहा कि हम जान देकर भी अक्साई चिन्ह ले लेंगे? मित्रों, मैं यहाँ एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि हमारी 20 जवान शहीद हुए, बहुत दुख हुआ, बहुत आक्रोश भी पैदा हुआ, ये स्वाभाविक है। लेकिन POK पर जहां लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, तो 6 साल के मोदी सरकार ने क्या LOC क्रॉस करके POK का 1 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा किया है क्या? हालांकि LOC पर हजारों सैनिक, भारत के हजारों सैनिक मारे गए हैं, हजारों हमारे नागरिक मारे गए हैं टेररिज्म में, फिर भी 6 साल के अंदर मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया, सब कुछ किया, लेकिन वहां जाकर 1 स्क्वायर किलोमीटर भी कब्जा नहीं किया। क्या अक्साई चिन्ह जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, क्या भारत LAC क्रॉस करके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके पूरा अक्साई चिन्ह चीन से छीन लेगा? जरा समझने की बात है। तो मित्रों, आज जो समस्या पैदा हुई है भारत और चीन के बीच, यह केवल बातचीत के जरिए ही इसका समाधान होगा। इसके लिए कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। कोई सोचे, आज टेलीविजन चैनल पर बहुत चर्चा होती है कि भारत को मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, चाइना को सबक सिखाना चाहिए। क्या सबक सिखाएंगे? पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाए हैं तो चाइना को क्या सिखाएंगे? यानी ये जमीनी हकीकत है। तो मेरा सीधा मेरा मानना है कि पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमें बातचीत के जरिए, कॉम्प्रोमाइज के जरिए इन दोनों समस्याओं को हल करना चाहिए, और उसके बाद अमन चैन के साथ दोनों मुल्कों के साथ, दोनों हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह से रहें, और अपने मुल्कों के तरक्की के लिए
लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे। हाँ तो दोस्तों, ये थे प्रसिद्ध विश्लेषक श्री सुधेंद्र कुलकर्णी। उन्होंने भारत चीन संबंधों का जो इतिहास बताया, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। दोनों देश के शासक अगर इन सच्चाइयों को अपने सामने रखकर एक दूसरे के सहयोग से आगे की रणनीति बनाएं, तो अपने देशवासियों के भविष्य को सार्थक कर सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि श्री कुलकर्णी मुंबई के मशहूर थिंक टैंक ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन रह चुके हैं, कई किताबों के लेखक हैं और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। आपने कई बार चीन की यात्रा भी की है, सरकारी गलियारों के ऊंच नीच जानते हैं, क्योंकि अटल जी के काल में आप प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर थे। यही कारण है कि आपकी समीक्षा बिल्कुल सटीक और सीधी थी। हमें खुशी है कि आप लोगों को NVN का ये नया लुक पसंद आया। जिन प्रेक्षकों ने हमें अनेक माध्यम से बधाई दी, हम उन सब के आभारी हैं। हमें इस बात का भी विश्वास है कि आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया होगा। हम आशा करते हैं कि श्री सुधेंद्र कुलकर्णी आगे भी आपके साथ इस चैनल के लिए अपना कीमती समय निकालेंगे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।